मंडप पर माहौल अब सातवें आसमान पर था। पंडित जी ने जैसे ही कहा कि विवाह संपन्न हुआ, अब वधु पक्ष दूल्हे के जूते वापस कर सकता है, वैसे ही असली महायुद्ध का अंतिम चरण शुरू हो गया। रूहानी, प्रिया और रिया एक विजेता की तरह मंडप के सामने आकर खड़ी हो गईं। रूहानी के हाथ में वही मखमली थैली थी जिसे वह सौर्य के चंगुल से बचाकर लाई थी। विवान ने असहाय होकर आरव और अबीर की ओर देखा। क्या यार, तुम दोनों एक जूते नहीं बचा पा? आरव ने अपना कोट ठीक करते हुए बेशर्मी से कहा। भाई, सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, वो भी इमोशनल वाली। प्रिया ने आंखों से ऐसा हमला किया कि मैं होश खो बैठा। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी प्रिया आगे बढ़ी। ज्यादा बातें मत बनाओ आरव। विवान, अगर तुम्हें अपनी दुल्हन के साथ घर जाना है तो इन जूतों की कीमत चुकानी होगी। विवान मुस्कुराया। बोलो, क्या चाहिए? रिया ने उंगलियों पर गिनना शुरू किया। पहला 21,000 नगद, दूसरा हम तीनों के लिए एक इंटरनेशनल ट्रिप, और तीसरा आरव और अबीर अगले 1 महीने तक हमारे गुलाम बनकर रहेंगे। क्या? अबीर चिल्लाया। गुलाम? भाई विवान, नंगे पैर घर चला जा, पर यह शर्त मत मानना। तभी विवान बोला, यह सालियां आज मुझे लूट कर ही मानेंगी। इतना कहकर वो अपना पर्स निकालकर उन्हें पैसे देने लगता है। विवान ने जैसी गड्डी प्रिया की ओर बढ़ाई, लड़कियों की टोली खुशी से शोर मचाने लगी। प्रिया ने नोटों को हवा में लहराते हुए कहा, डील पक्की, पर इंटरनेशनल ट्रिप और इन दोनों की गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट हम बाद में साइन करवाएंगे। रूहानी ने जूते निकाले और विवान के सामने झुककर उसे पहना दिए। हंसी का माहौल धीरे धीरे भावुकता में बदलने लगा। शहनाई की धुन अब बदल चुकी थी। निशा के माता पिता की आंखों में आंसू छलक आए थे। निशा ने जैसे ही अपने माता पिता के पैर छुए, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। विवान ने उसे सहारा दिया। फूलों की बारिश के बीच निशा और विवान मंडप से उठकर बाहर की ओर बढ़ने लगे। विवान और निशा एक सजी हुई कार में बैठे और वो कार धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगी। रूहानी की आंखों में भी आंसू थे। तभी आर्यन सबकी ओर देखकर चुपके से रूहानी के पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। सौर्य की नज़र उन दोनों पर पड़ती है। सौर्य की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने देखा कि कैसे आर्यन रूहानी का हाथ थामकर उसे भीड़ से दूर बगीचे की ओर ले जा रहा था, जहाँ लाइटों की लड़ियां टिमटिमा रही थीं। सौर्य का मन हुआ कि वो पीछे जाए, पर उसके कदम जैसे वहीं जम गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह जलन थी या रूहानी को खो देने का डर। आर्यन ने रूहानी को एक शांत कोने में ले जाकर खड़ा किया। रूहानी ने अपनी आंखों के कोर पोंछे और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यहाँ क्यों लाए हो आर्यन? विदाई का वक्त ऐसा बंधन है? आर्यन रूहानी की आंखों में झांकते हुए बोला, रूह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि यह सही वक्त है या नहीं, लेकिन मैं अब और देर नहीं कर सकता। आर्यन की आवाज़ में एक ऐसी गंभीरता थी जिसने रूहानी को भीतर तक झकझोर दिया। वह चुपचाप उसकी ओर देखने लगी। बगीचे में हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर शहनाई बज रही थी। आर्यन ने रूहानी के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और बेहद धीमे स्वर में बोला, रूह, हम 2 साल से साथ हैं और इन 2 सालों में ऐसे बहुत से लम्हे आए जिनमें हम दोनों एक दूसरे से अपनी खुशियाँ और अपने दुख बांटे। मुझे लगा तुम मेरी खामोशी समझती हो, पर आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। रूहानी की आंखों में हैरानी और असमंजस के भाव तैरने लगे। आर्यन, तुम ये क्या कह रहे हो? आर्यन ने एक गहरी सांस ली। मैं तुमसे प्यार करता हूँ रूह। आई लव यू सो मच। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं, बल्कि मेरे हमसफर की तरह। उसकी बात सुनकर रूहानी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। ये क्या बोल रहे हो तुम आर्यन? रूहानी धीरे से बोली। आर्यन ने रूहानी के हाथ पर अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत की, जैसे उसे डर हो कि वह अभी भाग जाएगी। उसकी आंखों में सच्चाई और एक उम्मीद की चमक थी। मैं वही बोल रहा हूँ जो पिछले 2 सालों से मेरे दिल में था। रूह, हर बार जब तुम मुस्कुराती हो, हर बार जब तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान होती हो, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे मन में क्या है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। रूहानी का दिमाग सुन्न हो गया था। उसके लिए आर्यन हमेशा से सिर्फ एक अच्छा दोस्त था, एक ऐसा दोस्त जिस पर वह आंख मूंद कर भरोसा कर सकती थी। लेकिन इस नए मोड़ के लिए वो तैयार नहीं थी। ठीक उसी समय झाड़ियों के पीछे से एक ताली बजने की आवाज़ आई। रूहानी झटके से पीछे मुड़ी
और आर्यन ने चिढ़कर अपना हाथ पीछे खींच लिया। सौर्य पेड़ के साए से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें जल रही थीं। उसने अपने कोट के बटन खोल दिए थे। वाह, यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा है, सौर ने तंज कसते हुए कहा। मिस्टर आर्यन, आपके इतने इमोशनल ड्रामे के बाद तो किसी भी लड़की का दिल पिघल जाए। आर्यन सौर की ओर देखकर गुस्से से बोला। मिस्टर आहूजा, स्टे आउट ऑफ इट, दिस इज नॉट योर बिजनेस। सौर ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए अपनी जेबों में हाथ डाले और आर्यन की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वह किसी बड़े तूफान के आने की आहट दे रहा हो। अरे मिस्टर आर्यन, यहाँ हम आपके शुभचिंतक बनने आए हैं और आप हमें ही अपना दुश्मन समझ बैठे। वैसे मानना पड़ेगा रूहानी, लड़कों को अपने जाल में कैसे फंसाना है यह बहुत अच्छे से आता है तुम्हें। सौर्य की आंखों में जलन थी। सौर्य के इन कड़वे शब्दों ने बगीचे की उस ठंडी हवा में जैसे आग लगा दी। रूहानी, जो पहले से ही आर्यन की बात सुनकर सदमे में थी, सौर्य के इस घटिया इल्जाम को सुनकर अंदर तक कांप गई। उसकी आंखों में जो आंसू विदाई की वजह से थे, वे अब अपमान और गुस्से की वजह से छलक पड़े। सौर्य, अपनी हद में रहो। आर्यन दहाड़ा और उसने सौर्य का कॉलर पकड़ लिया। तुमने अभी जो कहा उसके लिए तुम्हें रूह से अभी माफी मांगनी होगी। सौर्य ने बिना डरे आर्यन का हाथ झटक दिया और रूहानी की ओर एक कदम और करीब आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प और गुस्सा दोनों थे। माफी किस बात की? शायद तुम इसे नहीं जानते, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छे से जान चुका हूँ। रूहानी ने तुम्हें इस कदर पागल कर दिया है कि तुम इसे शादी के मंडप से निकलते ही प्रपोज करने लगे। और रूहानी, तुम तो ऐसे मासूम चेहरा बना रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। रूहानी ने अपनी सिसकी को रोका और अपनी आंखों को पोंछते हुए सौर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज भले ही धीमी थी, पर उसमें एक ताकत थी। बस करिए मिस्टर आहूजा, बहुत बोल चुके आप। आपको क्या लगता है कि दुनिया की हर लड़की वैसी है जैसा आप सोचते हैं? आपको जलन हो रही है या सिर्फ दूसरों की खुशियां बर्बाद करना चाहते हो? हमें नहीं पता, पर आज आपने साबित कर दिया कि आपके पास दिल नहीं, सिर्फ अहंकार है। और इसी अहंकार की वजह से आप एक दिन इतने अकेले हो जाएंगे ना कि आप चाह कर भी उस अकेलेपन को दूर नहीं कर पाएंगे। उसने आर्यन की तरफ मुड़कर देखा, जो अभी भी गुस्से में कांप रहा था। आर्यन, हम तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तुम जानते हो हम हाँ नहीं कर सकते। हो सके तो हमें माफ़ कर देना। आई एम सॉरी। इतना कहकर वो जाने लगती है कि तभी सौर्य उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। रूहानी के कदम ठिठक गए। सौर्य उसके इतने करीब खड़ा था कि उसकी भारी होती सांसें रूहानी को महसूस हो रही थीं। सौर्य की आंखों में इस वक्त जीत का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक ऐसी जलन थी जो उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। रास्ता छोड़िए हमारा, रूहानी ने सिसकते हुए कहा। इसे क्या कहोगी रूहानी? सौर्य की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। आर्यन को सॉरी कह दिया क्योंकि तुम उससे प्यार नहीं करती, लेकिन इस यश का क्या? क्या तुम आर्यन को बताओगी कि तुम्हारी हथेली पर रचा यह रंग किसका नाम पुकार रहा है? आर्यन की नजरें जैसे ही उस सुर्ख लाल अक्षर पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यस, आर्यन के मुंह से बस इतना ही निकला। सौर ने आर्यन की ओर देखकर एक खौफनाक मुस्कान दी। देख रहे हो आर्यन, यह है इस लड़की की असलियत। यह अपनी इस मासूम शक्ल से सबको बेवकूफ बनाना जानती है। इसने तुम्हें भी बेवकूफ बनाया। इसका कभी एक लड़के से दिल नहीं भरा। ये तो शौर्य आगे कुछ कहता उससे पहले ही रूहानी उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाती है। बगीचे में उस सन्नाटे में थप्पड़ की गूंज जैसे चीख बनकर उभरी। शौर्य का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसके गाल पर रूहानी की उंगलियों के निशान उभर आए। शौर्य सन्न रह गया। उसने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी करेगा, और यहाँ रूहानी ने सबके सामने उसका गुरूर मिट्टी में मिला दिया था। आर्यन भी स्तब्ध खड़ा रह गया। रूहानी का पूरा शरीर गुस्से से और अपमान से कांप रहा था। उसकी आंखों से गिरते आंसू अब थम चुके थे। वहां सिर्फ अंगारे थे। बस बहुत हो गया मिस्टर सौर्य आहूजा, रूहानी की आवाज कड़क हो उठी। अब तक हम चुप थे क्योंकि हम आपकी माँ और आपके परिवार की इज्जत करते थे, लेकिन आपने आज अपनी जबान से जो गंदगी निकाली है, उसने साबित कर दिया कि आप सिर्फ शकल से अमीर हैं। सोच से तो आप आज भी उसी अंधेरी गली में खड़े हैं जहाँ सिर्फ नफरत और शक है। सौर ने धीरे से अपना हाथ अपने गाल पर रखा और नजरें उठाकर रूहानी को देखा।
उसकी आंखों में एक पल के लिए ज्वालामुखी सा फूटता दिखा, पर रूहानी पीछे नहीं हटी। ये यस, रूहानी ने अपनी हथेली उसके चेहरे के करीब की। हाँ, ये आपके नाम का है, और ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि हमने एक ऐसे इंसान के लिए अपना रंग बदला जिसने हमें कभी इंसान समझा ही नहीं। आपको लगता है कि हम लड़कों को फंसाते हैं? मिस्टर आहूजा, फंसाया तो आपने है हमें, अपनी झूठी नफरत और इस बेमतलब के अधिकार के खेल में। रूहानी ने अपनी चूड़ियां उतारकर वहीं जमीन पर पटक दी। आज से हमारा रिश्ता, चाहे वो रिश्ता प्रोफेशनल हो या पर्सनल, सब खत्म। नफरत है हमें आपसे, आपके नाम से, आपकी शक्ल से। आई हेट यू मिस्टर सौर्य आहूजा, आई हेट यू। रूहानी इतना कहकर रोते हुए वहां से दौड़ते हुए चली जाती है। सौर उसे जाते हुए देखता रह जाता है। रूहानी के जाने के बाद बगीचे में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जो किसी तूफान के गुजरने के बाद आता है। सौर्य अभी वहीं खड़ा था, उसका हाथ अपने गाल पर था, जहां रूहानी की उंगलियों की जलन अब उसके दिल तक पहुंच नहीं थी। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और सौर्य के करीब आया। अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि सौर्य के लिए सिर्फ सहानुभूति और तिरस्कार था। आज तुमने यह साबित कर दिया सौर्य कि तुम कभी रूह के लायक थे ही नहीं। आर्यन की आवाज धीमी पर गहरी थी। तुम्हें लग रहा है कि तुमने रूहानी का पर्दाफाश किया? नहीं, तुमने बस यह दिखाया कि तुम एक ऐसी लड़की की कदर नहीं कर सके जो शायद तुम्हारे अंधेरे में रोशनी बन सकती थी। तुमने हमेशा उस पर घटिया इल्जाम लगाए और वो फिर भी तुमसे प्यार करती रही। आर्यन की बात सुनकर सौर्य उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। हाँ, वो तुमसे प्यार करती है, और वो आज भी तुमसे प्यार करती है। पर तुम तो अपनी नफरत की आग में खुद जल रहे हो। मैं जानता था कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है, फिर भी मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया। मुझे उसका जवाब पहले से ही पता था कि वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करती है। वो तो हमेशा से सिर्फ एक ही शख्स के प्यार करती आई है, और शायद यह रूह बदकिस्मती है कि उसने तुम जैसे इंसान से प्यार किया, जिसने शुरू से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ दुखी दिए हैं। वो वो मुझसे प्यार करती है? सॉरी की आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी। उसका दिमाग उन तमाम लम्हों की ओर भागने लगा जहां रूहानी ने बिना कहे उसकी परवाह की थी। वह यस अक्षर, वह उसकी आंखों की नमी, वह हर बार उसका अपमान सहकर भी चुप रह जाना, सब कुछ अब एक अलग ही कहानी बयान कर रहा था। आर्यन ने एक कड़वी मुस्कान के साथ सौर्य की आंखों में देखा। हाँ सौर्य, उसने आर्यन को नहीं, सौर्य आहूजा को चुना था। पर तुमने क्या किया? तुमने उस प्यार को सरेआम तमाचा मारा। आर्यन ने जमीन पर गिरी हुई रूहानी की उन टूटी हुई चूड़ियों को देखा। अब खुश हो जाओ, तुमने उसे जीत लिया, उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करके। इतना कहकर आर्यन तेज कदमों से बाहर की ओर निकल गया। उसे अब रूहानी को ढूंढना था। सौर्य अकेला खड़ा रह गया। बगीचे की ठंडी हवा अब उसे काट रही थी। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से फोन निकाला। उसका मन हुआ कि उसे फोन करे, उसे चिल्लाकर कहे कि वह वापस आए, पर किस हक से? उसने तो अभी अभी उसे सबसे गहरा जख्म दिया था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी रूहानी की टूटी हुई चूड़ियों के पास गिरी। उसकी पायल पर पड़ी। शायद भागते वक्त वो उसके पैर से निकल गई थी। सौर्य नीचे झुका और उसने उस चांदी की पायल को अपनी हथेली पर रख लिया। मैंने क्या कर दिया? उसने बुदबुदाया। उसकी आंखों में पहली बार जलन की बजाय पछतावे के आंसू थे। उसने जिसे अपनी नफरत का ढाल बनाया था, दरअसल वही उसका सुकून थी। दूसरी ओर रूहानी सड़क पर पागलों की तरह भाग रही थी। विदाई का माहौल था, हर तरफ गाड़ियां और शोर था, पर उसके कानों में सिर्फ सौर्य के वो घटिया शब्द गूंज रहे थे। वह एक सुनसान पार्क के बेंच पर जाकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी हथेली को देखा। वो यस अब उसे जहर जैसा लग रहा था। उसने पास पड़ी एक नुकीली पत्थर उठाई और अपनी हथेली पर बनी उस मेहंदी को खुरचने लगी। उसे दर्द हो रहा था, खून निकलने लगा था, पर उसे उस यस को मिटाना था। हम आपसे प्यार नहीं करते मिस्टर आहूजा, हम नफरत करते हैं खुद से कि हमने आप जैसे इंसान को अपना दिल दिया। उसकी सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। सौर्य रात भर सोया नहीं था। वह अपने कमरे में बैठा रूहानी की उस पायल को देख रहा था। अगली सुबह घर पर रिया और आरब रूहानी को कितनी बार फोन कर चुके थे, लेकिन वो किसी का फोन नहीं उठा रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। संगीता जी ये सुनकर बोली, जरूर रूहानी होगी, मैं देखती हूँ। संगीता जी जैसे ही दरवाजा खोलती हैं, सामने आर्यन खड़ा था।
संगीता जी के चेहरे पर जो उम्मीद थी वो आर्यन को देखकर एक पल में गायब हो गई। आर्यन, तुम? बेटा, रूहानी कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ है? उन्होंने बेचैनी से पूछा। आर्यन की आंखें लाल थीं और चेहरा उतरा हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं आंटी, वो मेरे साथ नहीं है। मैं पूरी रात उसे ढूंढता रहा, पर वो कहीं नहीं मिली। उसका फोन भी बंद आ रहा है। हॉल में बैठे सौर्य के कान में जैसे ही आर्यन की आवाज पड़ी, वो झटके से खड़ा हो गया। आरव और रिया भी दौड़कर दरवाजे के पास आ गए। क्या मतलब है कि वो नहीं मिली? सौर्य ने आगे बढ़कर आर्यन का कॉलर पकड़ना चाहा, पर आर्यन ने उसका हाथ झटक दिया। अपनी फिक्र अपने पास रखिए मिस्टर आहूजा, आर्यन चिल्लाया। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। भाई, ये आर्यन क्या कह रहा है? आपने कुछ कहा है रूहानी से? आरव सौर्य की ओर देखकर बोला। आरव के सवाल ने हॉल में सन्नाटा पैदा कर दिया। सौर्य की खामोशी उसके गुनाह की गवाही दे रही थी। उसकी नजर जमीन पर झुकी थी, जैसे वह अपने ही परिवार का सामना करने की हिम्मत खो चुका हो। बोलो सौर्य, आरव क्या पूछ रहा है? संगीता जी ने कांपती आवाज में कहा। रूहानी कहाँ है? सौर्य की चुप्पी देखकर यह आगे आई। उन्होंने देखा कि सौर्य की मुट्ठी कसकर भिंची हुई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। आपने उसे फिर से कुछ कड़वा कहा है ना सौर्य भाई? रिया ने रुआ से होकर कहा। भाई, ये आपने क्या कर दिया? आपने उसे फिर से पराया कर दिया। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और गुस्से से बोला। उसने फोन इसलिए बंद किया क्योंकि इस इंसान ने उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला है। इसने कल सबके सामने रूहानी को जलील किया। इसने कहा कि वो लड़कों को अपने जाल में फंसाती है। संगीता जी ने जैसे ही ये सुना, उनके हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया। सॉरी, क्या ये सच है? तू इतना गिर सकता है? जिस लड़की ने तेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसके बारे में तूने ऐसा सोचा? सौर्य अब और सहन नहीं कर सका। वह एक झटके से पलटा और बिना कुछ बोले बाहर की ओर भागा। भाई रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? आरब चिल्लाया। उसे ढूंढने। सौर्य की आवाज में एक ऐसी तड़प थी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। कोई फायदा नहीं है सौर्य, अब तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। वो हमेशा के लिए जा चुकी है, तुमसे हमेशा के लिए दूर। आर्यन की आवाज सुनकर सौर्य के कदम जाते जाते रुक गए। सौर्य के कदम वहीं जम गए, जैसे किसी ने उसकी रूह पर जंजीरें डाल दी हों। आर्यन की आवाज में एक ऐसा यकीन था जिसने सौर्य के सीने में खौफ भर दिया। वह धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में बेबसी और डर साफ दिख रहा था। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? सौर्य की आवाज लड़खड़ा गई। मतलब यह कि रूह हम सबको छोड़कर चली गई है, हम सबसे दूर, और इन सब की वजह तुम हो सौर्य आहूजा। तुमने उसे तोड़ दिया। वो अब कभी वापस नहीं आएगी। आर्यन बोला। उसकी बात सुनकर सौर्य बोला, तुम्हें पता है ना रूहानी कहाँ है? आर्यन, प्लीज बताओ। आर्यन की आंखों में एक ठंडी नफरत थी। उसने सौर्य के गिड़गिड़ाते हुए चेहरे को देखा, पर उसका दिल नहीं पिघला। तुम्हें क्या लगा था सौर्य कि तुम उसे बार बार जलील करोगे और वो हर बार तुम्हें माफ कर देगी? तुमने उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है सौर्य, और इसकी सजा अब तुम पूरी जिंदगी भुगतोगे। और एक बात, रूह कहाँ है ये मुझे नहीं पता, और अगर पता होती भी तो तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं बताता। चलता हूँ, आर्यन ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा और वहां से निकल गया। संगीता जी दम से सोफे पर बैठ गईं और सौर्य की ओर देखकर रोते हुए बोली, ये तूने क्या कर दिया सौर्य? तूने एक ऐसी लड़की की इज्जत पर उंगली उठाई जिसकी आत्मा गंगा जैसी पवित्र है। संगीता जी रोते हुए आगे आईं, पर उन्होंने सौर्य के कंधे को झकझोरा। देखा तूने, तेरी नफरत ने एक मासूम को जला दिया। जा सौर्य, अगर सच में तुझमें पछतावा है तो उसे लेकर आ, वरना जब तक तू रूहानी को वापस नहीं ले आता तब तक तू भूल जा कि तेरी कोई माँ भी है। सौर्य एक झटके से उठा। उसकी आंखों में अब पछतावा नहीं, बल्कि एक पागलपन था। वह बिना कुछ कहे बाहर अपनी कार की तरफ भागा। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन रूहानी का कहीं कोई सुराग नहीं था। सौर्य की हालत इन 72 घंटों में ऐसी हो गई थी जैसे वह कोई जिंदा लाश हो। उसकी आंखें गड्ढे में धंस गई थीं और चेहरे पर कई दिनों की बढ़ी हुई दाढ़ी उसके आंतरिक बिखराव को बयान कर रही थी। उसने सर का कोना कोना छान मारा था। रूहानी का गांव, उसके कॉलेज के दोस्त, यहाँ तक कि अस्पताल और रेलवे स्टेशन पर भी रूहानी जैसे हवा में विलीन हो गई थी। सौर्य अपनी कार में बैठा स्टीयरिंग पर सिर टिकाए हुए था। पास वाली सीट पर रूहानी की वह चांदी की पायल रखी थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसकी चमक अब सौर्य को चुभ रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने रूहानी को चरित्रहीन कहा था, जबकि वह उसके नाम की मेहंदी अपने हाथों पर सजाए बैठी थी।
कहाँ हो तुम रूहानी? एक बार सामने आ जाओ, बस एक बार। वह बुदबुदाया और उसकी आंखों से एक आंसू टपककर उस पायल पर गिर गया। उधर शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने आश्रम में रूहानी एक खिड़की के पास बैठी शून्य में ताक रही थी। उसकी हथेली पर पट्टी बंधी थी, वही हथेली जिसे उसने पत्थर से खुरच दिया था। घाव गहरा था, लेकिन दिल के घाव के आगे वह कुछ भी नहीं था। आश्रम की एक बुजुर्ग महिला, जिन्हें सब माई कहते थे, उसके पास आई और उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, कब तक यूं खामोश रहोगी? शरीर के जख्म तो भर जाएंगे, पर मन की यह कड़वाहट तुम्हें अंदर तक सुखा देगी। रूहानी की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। तभी उसका फोन बज उठा। वो फोन पर देखती है कि उसके घर से फोन था। वो अपने आंसू पोंछते हुए फोन उठाकर कान से लगाती है। हेलो माँ, रूहानी धीरे से बोली। बेटा, सौर्य आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, लेकिन तूने मना किया था, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। सरस्वती जी बोली। माँ, उनके घर से किसी का भी फोन आए तो प्लीज आप उनसे मेरे बारे में कुछ मत कहना। रूहानी बोली। हाँ बेटा, लेकिन हुआ क्या है? कुछ कहा है क्या उन्होंने तुझसे? सरस्वती जी बोली। नहीं माँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा माँ। हम वापस आ रहे हैं आपके पास, हमेशा के लिए। रूहानी इतना कहकर फोन काट देती है। फोन काटने के बाद रूहानी ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में अब वह तड़प नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडी खामोशी थी। उसने माई की ओर देखा और कहा, माई, कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। माँ को हमारी ज़रूरत है, और शायद हमें भी अब उन्हीं की छाँव में सुकून मिलेगा। माई ने उसके उदास चेहरे को देखा और धीमी आवाज में बोली, भागना किसी समस्या का समाधान नहीं है बिटिया, पर अगर ये दूरी तुझे खुद को समेटने में मदद करे तो जरूर जा। लेकिन हाँ, यहाँ आती रहना। इस आश्रम के बच्चों के लिए तूने बहुत कुछ किया है। तुझे जब भी हमारी ज़रूरत हो, हमें याद जरूर करना। हमारी दुआएं तेरे साथ हैं। माई की बात सुनकर रूहानी ने बस अपनी आंखें मूंद लीं। उसे पता था कि वह भाग नहीं रही है, वह तो बस अपना वजूद बचाने की कोशिश कर रही है। उसे उस शहर से, उन यादों से और उस इंसान से दूर जाना था जिसने उसे अपनी नज़र में ही गिरा दिया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने आश्रम की दहलीज को छुआ, रूहानी अपना छोटा सा बैग लेकर बाहर निकली। उसके हाथ पर बंधी पट्टी अब भी उसके दर्द की गवाह थी। घर के हॉल में सन्नाटा था। सौर्य रात भर बाहर था, और जब वह घर लौटा तो उसकी नज़रें जमीन पर झुकी हुई थीं। आरब और रियान ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा, पर सौर्य की खामोशी ने उनके दिल तोड़ दिए। संगीता जी पास आईं और उन्होंने सौर के कंधे पर हाथ रखा। अभी भी कुछ पता नहीं चला? सौर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मम, उसने शायद सच में अपनी पहचान मिटा दी है। मैंने शांतिपुर में उसके माँ पापा से पूछा, पर उन्होंने साफ कह दिया कि रूहानी वहाँ नहीं है। आरब वहीं सोफे पर बैठा था। उसने चिढ़कर कहा, वो वहाँ जाएगी भी नहीं सौर्य भाई। वो जानती है कि आप उसे वहाँ जरूर ढूंढेंगे। उसे आपकी परछाई से भी नफरत हो गई है सौर्य भाई। ये आपने रूहानी के साथ सही नहीं किया। उसने अपना एक बार नहीं, बल्कि हर बार उसका दिल तोड़ा। अच्छा हुआ वो चली गई। मुझे लगता था कि आप भी रूहानी से प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, हम सब गलत थे। रूहानी जहाँ भी हो, ठीक हो, बस यही प्रे करूंगी मैं। रिया इतना कहकर रोते हुए अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। आरब ने भी जलती हुई निगाह सौर पर डाली और बिना कुछ कह रिया के पीछे चला गया। हॉल में अब सिर्फ सौर्य और संगीता जी बचे थे। सौर्य के पास इन तानों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि आज जो वो झेल रहा है वो उसके अपने ही बोए हुए नफरत के बीजों का फल है। संगीता जी ने गहरी सांस ली। सौर्य, अगर वो तुम्हें मिल भी गई तो किस हक से उसे वापस लाओगे? क्या फिर से उसे बेजख्म देने के लिए? पता है सौर्य, मुझे लगता था कि तुम मेरे सबसे समझदार बेटे हो, लेकिन तुमने रूहानी के साथ जैसा बिहेव किया है ना, उसके बाद मुझे लगता है शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई। सौर्य के सीने में एक तेज दर्द उठा। वह चुपचाप वहां से निकला और अपनी कार की तरफ बढ़ा। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। आरब एक कैफे में था। प्रिया उसके सामने बैठी थी। आरब प्रिया की ओर देखकर बोला, प्रिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सौर्य भाई रूहानी को इस तरह जलील करेंगे। उन्होंने अपनी जलन में आकर अपने ही हाथों से सब बर्बाद कर दिया। प्रिया की आंखों में गुस्सा और नमी दोनों थे। उसने अपनी कॉफी का मग टेबल पर जोर से पटक दिया। जलन इंसान को अंधा कर देती है आरब, पर सौर्य भाई तो पत्थर बन गए हैं। रूहानी कोई खिलौना नहीं है जिसे जब चाहा इस्तेमाल किया और जब चाहा तोड़ दिया। आरब ने हताशा में अपना सर पकड़ लिया। प्रिया, भाई अंदर से मर चुके हैं। मैं उनका बचाव नहीं कर रहा,
लेकिन वो पागल हो गए हैं उसे ढूंढने में। पर डर इस बात का है कहीं बहुत देर ना हो गई हो। देर तो उसी पल हो गई थी अरब, जब उन्होंने उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई। प्रिया ने कड़वाहट से कहा, एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर अपना अपमान नहीं। रूहानी अगर अपनी पहचान मिटाकर गायब हुई है तो इसका मतलब है कि वो अब उस रूहानी को मार चुकी है जो सौर्य ऊर्जा से प्यार करती थी। रिया और अबीर एक झील के किनारे बैठे थे। रिया अबीर के कंधे पर से टिकाए बहते हुए पानी की लहरों को देख रही थी। तभी अबीर उसे चुप देखकर धीरे से बोला, रिया तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। रिया ने अबीर के कंधे पर सर टिकाए ही उससे कहा, अबीर सौर्य भाई ने ऐसा क्यों किया? रूहानी ने हमेशा सिर्फ उनका अच्छा चाहा और उन्होंने। रिया के कोरों से आंसू बह निकले। अबीर ने गहरी सांस ली और रिया के सिर पर अपना हाथ रखा। इंसान का अहंकार और उसका गुस्सा कभी कभी उसे सच देखने ही नहीं देता। रिया, सौर्य भाई को लगा कि वो रूहानी पर अपना हक जता रहे हैं, पर असल में वो उसे खो रहे थे। कभी कभी हम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे ही सबसे गहरे जख्म दे देते हैं। रिया ने रोते हुए अपना सिर उठाया, पर अबीर, नफरत की भी एक सीमा होती है। भाई ने उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाया। अबीर ने झील में एक छोटा सा पत्थर फेंका। सौर्य भाई को अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया, पर सच तो यह है कि टूटे हुए कांच और टूटे हुए भरोसे को जोड़ना नामुमकिन होता है। 6 महीने बाद चिल्ड्रन प्ले स्कूल। ये मेरी बुक है, मेरी बुक पास करो। एक 3 साल की बच्ची अपनी तोतली आवाज में बोली। नहीं, ये मेरी है, इस पर मेरी फोटो बनी है। पास बैठा एक छोटा लड़का किताब को अपनी ओर खींचते हुए बोला। हॉल में बच्चों के बीच छोटी सी नोकझोंक शुरू हो गई थी। तभी रूहानी, जो पास के टेबल पर कुछ चार्ट्स लगा रही थी, मुस्कुराते उनके पास आई। उसने बड़े प्यार से दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा और घुटनों के बल उनके बराबर बैठ गई। अरे अरे मेरी नन्ही परी और मेरे वीर, क्या हुआ? क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? रूहानी की आवाज़ में वैसी ही मिठास थी जैसे किसी ठंडे छांव में सुकून। मैम देखिए ना, ये सिमी मेरी बुक नहीं दे रही, लड़के ने शिकायत की। रूहानी ने धीरे से किताब अपने हाथ में ली और सिमी की ओर देखकर बोली, सिमी बेटा, शेयरिंग करना तो गुड मैनर्स होते हैं ना। और वैसे भी इस बुक में तो बहुत सारी कहानियां हैं, क्यों ना हम सब साथ मिलकर ये कहानी पढ़ें। रूहानी की बात सुनकर दोनों बच्चे शांत हो गए और उसकी गोद के पास सिमट कर बैठ गए। रूहानी ने कहानी सुनाना शुरू किया। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। इन 6 महीनों में उसने खुद को बिखरने से बचा लिया था। वह सिर्फ रूहानी मैम थी, इन बच्चों की सबसे प्यारी टीचर। प्रिंसिपल मैम मिसेस कपूर क्लास के दरवाजे पर खड़ी ये सारा मंजर बड़े गौर से देख रही थी। रूहानी जिस तरह बच्चों को कहानियों की जादुई दुनिया में ले जाती थी, वह वाकई काबिले तारीफ था। मिसेस कपूर ने धीरे से ताली बजाई और मुस्कुराते हुए अंदर आई। फेब्युलस रूहानी मैम, आपकी आवाज़ में वो जादू है कि शरारती से शरारती बच्चा भी शांत हो जाता है। रूहानी ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए ऊपर देखा और मर्यादा के साथ खड़ी हो गई। थैंक यू मैम, ये बच्चे हैं ही इतने प्यारे। मिसेस कपूर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और ऑफिस की ओर ले जाते हुए बोली, पता है रूहानी मैम, इन 6 महीनों में मैंने आपको कभी अपनी निजी समस्याओं पर बात करते नहीं देखा, पर आपके काम में जो समर्पण है उसने इस स्कूल की साख बढ़ा दी है। पेरेंट्स आपकी बहुत तारीफ करते हैं। आप सिर्फ एक टीचर नहीं, इस स्कूल का दिल बन गई हो। रूहानी के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। उसने मन ही मन सोचा कि जिस दिल को दुनिया ने पत्थर मार मार कर तोड़ दिया था, उसे इस बच्चों की मासूमियत ने ही जोड़ कर रखा है। रूहानी मैम, मिसेस कपूर आगे बोली, अगले हफ्ते स्कूल का एनुअल फंक्शन है। मैं चाहती हूँ कि स्टेज का पूरा मैनेजमेंट और बच्चों का मेन ड्रामा आप खुद लीड करें। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जी मैम, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, रूहानी ने कहा। हॉल में आरब और प्रिया और अबीर और रिया बैठे अपनी सगाई की तस्वीरों वाली एल्बम देख रहे थे। रिया की उंगली में अबीर के नाम की अंगूठी चमक रही थी और प्रिया के हाथ आरब के नाम की मेहंदी से रचे थे। लेकिन इन चेहरों पर वैसी ही रौनक नहीं थी जैसी एक नए जोड़े के चेहरे पर होनी चाहिए। रिया ने एक ठंडी सांस ली और प्रिया की ओर देखते हुए कहा, प्रिया भाभी, अगर आज रूहानी यहाँ होती तो वह सबसे ज्यादा खुश होती। उसने तो मेरी और अबीर की सगाई के लिए कितने सारे प्लान्स बना रखे थे। प्रिया ने उदासी से सिर हिलाया। सच कहा रिया, रूहानी के बिना हर खुशी फीकी है। सौर्य भाई ने जो किया उसका हर्जाना हम सब आज तक भुगत रहे हैं। देखो ना, सगाई तो हो गई, पर ना घर में वो रौनक थी, ना सौर्य भाई के चेहरे पर वो पुराना सुकून। आरब, जो पास ही बैठा था, चिढ़कर बोला, सुकून?
सौरभ भाई तो अब बस एक चलता फिरता पुतला बनकर रह गए हैं। उन्हें अपनी गलती की सजा मिल रही है, पर दुख इस बात का है कि उनकी वजह से रूहानी को न जाने किन हालातों में रहना पड़ रहा होगा। वहीं दूसरी ओर सौर्य के कमरे की खिड़कियां बंद रहती थीं। सौर्य जो कभी अपने बिजनेस के लिए जाना जाता था, अब अंधेरे से लिपटे एक कोने में बैठा रहता था। कमरे में पसरी खामोशी उसे काटने को दौड़ती थी। उसकी मेज पर फाइलों के ढेर की जगह अब रूहानी की वह चांदी की पायल और उसकी एक धुंधली सी तस्वीर ने ले ली थी। सौर्य की आंखें सूजी हुई थीं। उसने शराब छोड़ दी थी, क्योंकि उसे लगता था कि नशे में वह रूहानी के दर्द को भूल जाता है, और वह खुद को यह सजा देना चाहता था कि वह हर पल उस दर्द को महसूस करे जो उसने रूहानी को दिया था। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। संगीता जी अंदर आईं। उन्होंने देखा कि सौर्य दीवार पर टंगी घड़ी को एकटक देख रहा है। सौर्य, संगीता जी ने धीमी आवाज में पुकारा। सौर्य ने अपनी नजरें नहीं हटाईं। मॉम, आज 182 दिन हो गए। हर सेकंड, हर मिनट मुझे उसकी वो चीख सुनाई देती है जब उसने कहा था कि वो मेरी नज़रों से दूर चली जाएगी। मैंने उसे करेक्टर लेस कहा था ना। आज मेरा अपना करेक्टर मुझे गंदा लगता है। संगीता जी के पास कहने को कुछ नहीं था। उन्होंने बस उसके सर पर हाथ रखा। आरव और रिया की सगाई हो गई है सौर्य। घर में खुशियां आने की कोशिश कर रही हैं, पर रूहानी के बिना वो सब जैसे दरवाजे पर ही ठिठक गई हैं। अगले हफ्ते रिया के ससुराल वालों ने एक छोटा सा फंक्शन रखा है, और उन्होंने अपने शहर के एक स्कूल के बच्चों को कुछ दान देने का प्रोग्राम बनाया है। अबीर चाहता है कि तुम भी चलो। सौर ने कड़वाड़ से मुस्कुराते हुए कहा। मैं वहां जाकर क्या करूंगा मॉम? मेरी परछाई भी अब अपशगुन जैसी लगती है। नहीं सौर्य, तुम्हें चलना होगा। शायद उन मासूम बच्चों के बीच तुम्हें वो सुकून मिल जाए जिसकी तलाश में तुम खुद को खत्म कर रहे हो। संगीता जी ने जोर देते हुए कहा। सौर ने बस अपनी आंखें मूंद ली। रात के खाने का समय था। छोटे से लकड़ी की मेज पर दाल चावल और ताजी रोटियों की खुशबू फैली हुई थी। रूहानी चुपचाप अपनी थाली में निवाला तोड़ रही थी, जबकि गोपाल जी और सरस्वती जी एक दूसरे को इशारों इशारों में कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार गोपाल जी ने गला साफ किया और रूहानी की ओर देखते हुए बोले। बिटिया, स्कूल का काम कैसा चल रहा है? तुम खुश तो हो ना? रूहानी ने सिर उठाकर एक प्यारी सी मुस्कान दी। जी पापा, हम खुश हैं। उन बच्चों के साथ दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सरस्वती जी ने रूहानी के हाथ पर अपना हाथ रखा। रूहानी बेटा, हम जानते हैं कि तू शादी नहीं करना चाहती, लेकिन कब तक? जिंदगी बहुत बड़ी है। तुम्हारी शादी की उम्र भी हो चुकी है। हम चाहते हैं कि तुम अब शादी के बारे में सोचो। रूहानी के हाथ वहीं रुक गए। कमरे में एक भारी सन्नाटा पसर गया। माँ, शादी? हमने अभी कुछ सोचा नहीं इस बारे में। सरस्वती जी ने अपनी बात जारी रखी। सोचा नहीं है तभी तो हम कह रहे हैं बेटा। हमारे पड़ोस वाले पंडित जी एक बहुत अच्छा रिश्ता लाए हैं। लड़का शहर में बैंक मैनेजर है। सुलझा हुआ परिवार है। हम बस इतना चाहते हैं कि तू एक बार उनसे मिल ले। रूहानी ने धीरे से अपना हाथ माँ के हाथ से छुड़ा लिया। उसकी आंखों की वो चमक एक पल में गायब हो गई और उसकी जगह एक गहरी उदासी ने ले ली। रूहानी की आवाज़ गले में ही अटक गई। वह जानती थी कि उसके माता पिता उसका बुरा नहीं चाहते, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक ऐसा अतीत या एक ऐसा सपना छिपा था जिसे वह छोड़ना नहीं चाहती थी। माँ, पापा, उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, क्या शादी ही सब कुछ है? क्या हम इन बच्चों को पढ़ाकर आप लोगों के साथ रहकर अपनी जिंदगी पूरी नहीं कर सकते? गोपाल जी ने एक लंबी सांस ली और चश्मा उतारकर मेज पर रख दिया। बेटा, हम हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तू तो जानती है कि मेरी तबीयत तो वैसे भी अब खराब ही रहती है। हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद कोई तुम्हारा हाथ थामने वाला हो, कोई ऐसा जो तुम्हारी खुशियों और दुख को बांट सके। लड़का समझदार है। हम तुम पर दबाव नहीं डाल रहे, बस एक मुलाकात की बात कह रहे हैं। सरस्वती जी ने रूहानी की उदासी भांप ली थी। उन्होंने प्यार से उसके गाल को सहलाया। देख बिटिया, हमने हमेशा तेरी बात मानी है। बस तू एक बार हमारी बात मान ले। बस एक बार उनसे मिल ले। अगर तुझे जरा भी लगा कि वो तेरे लायक नहीं है या तू खुश नहीं रह पाएगी, तो हम साफ मना कर देंगे। तेरी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। रूहानी ने अपनी माँ की आंखों में देखा, जहाँ ममता और थोड़ी सी लाचारी थी। वह जानती थी कि अगर वह अब भी मना करती है तो उसके माता पिता का दिल टूट जाएगा। उसने एक गहरी सांस ली और बहुत भारी मन से कहा, ठीक है माँ, आप कहती हैं तो हम मिलेंगे। यह सुनकर सरस्वती जी के चेहरे पर संतोष की एक लहर दौड़ गई,
लेकिन रूहानी का मन अब भी कहीं और था। उसे डर था कि इस एक हाँ से उसकी आज़ादी और उसकी सादगी भरी दुनिया कहीं खो ना जाए। स्कूल के एनुअल फंक्शन का दिन आ गया। रूहानी ने सुबह से ही खुद को काम में इतना व्यस्त कर लिया था कि उसे कुछ और सोचने का समय न मिले। वह बच्चों के कॉस्ट्यूम ठीक करने और उन्हें लाइनों को याद दिलाने में लगी थी। तभी मिसेस कपूर स्टेज के पीछे आई। उनके चेहरे पर एक उत्साह था। रूहानी मैम, चीफ गेस्ट आ चुके हैं। अरे सुनिए, साथ में मिस्टर मेहरा की वुड बी वाइफ एंड उनकी फैमिली भी आ रहे हैं। आपको तो पता है कि मिस्टर मेहरा सालों से हमारे स्कूल को कितना सपोर्ट करते हैं। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाली है। रूहानी ने जल्दी जल्दी बच्चों का मेकअप फाइनल किया और खुद की चुन्नी ठीक की। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। एनुअल फंक्शन शुरू होने में अब बस कुछ ही मिनट बचे थे। तभी बाहर से तालियों की जोरदार गूंज सुनाई दी। चीफ गेस्ट हॉल में प्रवेश कर चुके थे। रूहानी बैक स्टेज के पर्दे के एक छोटे के कोने से देख रही थी, जहां से उसे सामने के वीआईपी कतार साफ नजर आ रही थी। तभी उसकी नज़र मिस्टर मेहरा पर पड़ी, जो स्कूल के ट्रस्टी थे। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटा था। मिसेस कपूर ने कहा था कि मिस्टर मेहरा की फैमिली के साथ कोई खास मेहमान आए हैं। रूहानी ने गौर से देखा, वहाँ उन लोगों के साथ और भी लोग थे, लेकिन रूहानी को उनमें से किसी भी शख्स का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नज़र एक शख्स पर रुक गई। वह शख्स ब्लैक सूट में था। उसकी पीठ रूहानी की तरफ थी, लेकिन उसकी कद काठी और बैठने का अंदाज रूहानी के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। नहीं, ये वो नहीं हो सकते। हम यहाँ शांतिपुर के पास हैं, वो यहाँ क्यों आएंगे? रूहानी ने मन ही मन खुद को समझाया। स्टेज पर बच्चों का ड्रामा शुरू हुआ। बच्चे अलग अलग पक्षियों और पेड़ों के कॉस्ट्यूम पहने हुए बहुत मासूमियत से अपनी लाइनें बोल रहे थे। पूरा हॉल उनकी मासूमियत देखकर तालियों से गूंज रहा था। रूहानी पर्दे के पीछे खड़ी होकर बच्चों को इशारे कर रही थी। ड्रामा खत्म हुआ और सभी बच्चों ने हाथ जोड़कर दर्शकों का अभिवादन किया। हॉल फिर से तालियों से गूंज उठा। रूहानी स्टेज के पीछे खड़ी मुस्कुरा दी। रिया, अरब, सौर्य, संगीता जी और त्रिलोक चंद जी भी वहाँ थे। मिस्टर मेहरा अबीर के पापा और इस स्कूल के ट्रस्टी थे। वो लोग बच्चों का एक्ट देखकर मुस्कुराकर तालियां बजाते हैं। तभी सौर्य का फ़ोन बज उठता है। वो फ़ोन उठाकर अपने कान से लगा लेता है और वहाँ से उठकर थोड़ी दूर जाकर फ़ोन पर बात करने लगता है। प्रिंसिपल मिसेस कपूर का माइक पर ऐलान हुआ। ब्यूटीफुल, बच्चों के इस खूबसूरत एक्ट को डायरेक्ट हमारी सबसे टैलेंटेड टीचर ने किया है। मैं चाहूँगी कि मिस्टर मेहरा स्टेज पर आएँ, ताकि आज हम उन्हें सम्मानित कर सकें। मिस्टर मेहरा मुस्कुराते हुए अपनी सीट से उठे और बड़े गर्व के साथ स्टेज की ओर बढ़े। हॉल एक बार फिर तालियों की गूंज से भर गया। रूहानी, जो पर्दे के ठीक पीछे खड़ी थी, उसे लगा कि अब उसका काम खत्म हो गया है और वह धीरे से वहां से खिसकने की कोशिश करने लगी। लेकिन मिसेस कपूर के अगले शब्दों ने उसके कदमों को जैसे जमीन में कील की तरह ठोक दिया। मिस्टर मेहरा, हम चाहते हैं कि आपको अपने हाथ से वो शख्स अवार्ड दें जिन्होंने पिछले 6 महीनों में इस स्कूल की तस्वीर बदल दी है। आपने आज तक जिस तरह हमारे बच्चों के भविष्य के लिए इस स्कूल में अपना योगदान दिया है, उसी तरह एक शख्स और है जो हमारे स्कूल के प्रति हमेशा समर्पित रही हैं, और वो कोई और नहीं, हमारी सबकी चहेती मिस रूहानी शर्मा है। रूहानी मैम, प्लीज़ स्टेज पर आइए। सौर्य, जो कुछ ही दूरी पर खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा था, रूहानी शर्मा नाम सुनते ही जैसे पत्थर का हो गया। उसके हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा कि उसे लगा शायद यह उसका भ्रम है। उसने झटके से अपनी गर्दन घुमाई और स्टेज की ओर देखा। उधर हॉल में सन्नाटा छा गया था। आरव और रिया अपनी सीटों से लगभग उछल पड़े। संगीता जी ने अपने चश्मे के पीछे से आंखें सिकोड़ी। उनकी सांसें थम गईं। रूहानी, रिया के मुंह से बस एक फुसफुसाहट निकली। तभी बैक स्टेज की तरफ से रूहानी मुस्कुराती हुई स्टेज पर आई। रूहानी को देखकर सभी बच्चे रूहानी मैम कहकर हुटिंग करने लगे। रूहानी बच्चों की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। वहीं जब सौर्य की नजर रूहानी पर पड़ी, सौर्य के हाथ से फोन छूटकर कालीन पर गिर गया, लेकिन उसे होश ही नहीं था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने स्टेज पर वही रूहानी थी जिसे उसने 6 महीनों तक पागलों की तरह ढूंढा था। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी माँ संगीता जी का हाथ जोर से पकड़ लिया। आरव खुद बना खड़ा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि रूहानी उनके इतने करीब थी। मिस्टर मेहरा ने मुस्कुराते हुए रूहानी का स्वागत किया। रूहानी ने बहुत ही शालीनता से उनके करीब जाकर हाथ जोड़े। मिसेस कपूर ने माइक संभाला। मिस्टर मेहरा,
रूहानी मैम ने इन बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीने का सलीका सिखाया है। इनके आने के बाद स्कूल की रूह ही बदल गई। मिस्टर मेहरा ने मुस्कुराते हुए रूहानी की ओर देखा। रूहानी ने मिस्टर मेहरा को अवार्ड देकर सम्मानित किया और कहा, थैंक यू सो मच सर। आज आपकी वजह से इन बच्चों को अपना फ्यूचर बनाने का मौका मिलेगा। मिस्टर मेहरा माइक लेकर एक छोटी सी स्पीच दे रहे थे। तभी रूहानी का फ़ोन बज उठता है। वो फ़ोन कान में लगाती है। दूसरी ओर से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर वो तुरंत पास खड़ी मैम से कुछ कहती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। सौर के पैर जैसे जम गए थे। अचानक उसे होश आता है। उसकी नज़र स्टेज पर जाती है। रूहानी वहां से जा चुकी थी। सौर्य हड़बड़ाते हुए स्कूल से बाहर आता है, जहाँ आरव और रिया पहले से थे। सौर को देखकर रिया उसके पास आकर बोली, सौर्य भाई, आपने देखा वो रूहानी थी, हमारी रूहानी। सौर ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने बस एक बार रिया की तरफ देखा और फिर उसकी नजरें पागलों की तरह स्कूल के गेट की तरफ दौड़ने लगीं। सौर्य भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? आरव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सौर ने उसे अनसुना कर दिया। उसके कानों में बस रूहानी का वह चेहरा और उसकी आवाज़ गूंज रही थी। अस्पताल की गलियारे में रूहानी एक बेंच के पास रुकी, जहाँ सरस्वती जी रो रही थी। माँ, क्या हुआ? पापा कैसे हैं? रूहानी ने सरस्वती जी के कंधे पकड़कर पूछा। बेटा, वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़े, सरस्वती जी ने रोते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, पापा को कुछ नहीं होगा। तभी डॉक्टर बाहर आए। रूहानी दौड़कर उनके पास गई। डॉक्टर, मेरे पापा वो ठीक है ना? यह सुनकर डॉक्टर बोले, डोंट वरी, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गए, बट नाउ ही इज़ फाइन। आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। बस उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखें और समय पर दवाई दें। डॉक्टर की बात सुनकर रूहानी की जान में जान आई। उसने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। सरस्वती जी ने भी अपने आंसू पोंछे और रात की एक लंबी सांस ली। शुक्रिया डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, रूहानी ने रुंधे हुए गले से कहा। सरस्वती जी और रूहानी जी रूम के अंदर गए, जहाँ गोपाल जी आंख बंद किए लेटे थे। रूहानी ने धीरे से गोपाल जी का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में अभी डर की नमी थी, लेकिन पिता को सुरक्षित देखकर दिल को बड़ा ढांढस मिला था। कुछ ही देर में गोपाल जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अपनी बेटी और पत्नी को सामने देख उनके चेहरे पर एक क्षीण सी मुस्कान उभरी। पापा, अब कैसा लग रहा है आपको? रूहानी ने उनके माथे से बाल हटाते हुए पूछा। गोपाल जी ने धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ बिटिया, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। तू घबरा क्यों रही है? देख, तेरा बाबा अभी इतनी जल्दी साथ छोड़ने वाला नहीं है। सरस्वती जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। रूहानी ने उन्हें सांत्वना दी और डॉक्टर की सलाह के अनुसार डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करके उन्हें घर ले गई। वो जैसे ही अपने घर पहुंची, उसके कदम ठिठक गए। सामने त्रिलोकचंद जी अपने पूरे परिवार के साथ वहां थे, सिवाय सौर्य के। आप लोग यहाँ? गोपाल जी ने धीमे स्वर में पूछा। त्रिलोकचंद जी आगे बढ़े। रिया और आरब की आंखों में रूहानी को दोबारा पाने की चमक थी। तभी त्रिलोक जी बोले, हम सब यहाँ पास के शहर में कुछ काम से आए थे, तो सोचा तुमसे मिलता चलूं गोपाल, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो। क्या हुआ तुम्हें? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? गोपाल जी ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस उम्र का तकाजा है त्रिलोक जी, थोड़ा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो गया था। अब ठीक हूँ। रूहानी उन सबको देखकर धीरे से बोली, आप सब बैठिए, हम आप सबके लिए चाय बनाकर लाते हैं। रूहानी इतना कहकर किचन की ओर चली गई। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। तभी पीछे से कुछ आहट आती है। रूहानी मुड़कर देखती है। सामने रिया और आरब खड़े थे। रिया दौड़कर रूहानी के पास आई और उसके गले से लग गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रूहानी, कैसी हो तुम? तुम्हें पता है हम सब ने कितना मिस किया। रूहानी की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला। उसने धीरे से रिया को खुद से अलग किया और उसके आंसू पोंछते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, हम ठीक है रिया, तुम कैसी हो? और आरब, तुम कैसे हो? आरब, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, रुआ से गले से बोला, हम कैसे हो सकते हैं रूहानी, तुम्हारे जाने के बाद उस घर की रौनक ही खत्म हो गई। भाई, भाई तो जैसे जिंदा लाश बन गए हैं। सौर्य का जिक्र आते ही रूहानी का हाथ कांप गया। उसने नजर चुराते हुए चाय के बर्तन की तरफ देखा और कहा, पुरानी बातों को याद करने का अब कोई फायदा नहीं है आरब, अब सब बदल चुका है। कुछ नहीं बदला है, रिया ने उसका हाथ जोर से थामते हुए कहा।
भाई ने तुम्हें हर जगह ढूंढा, वो पागल हो गए थे तुम्हारे बिना। रुहानी, भाई ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, और इस गलती का पछतावा है उन्हें। सौर्य भाई ने जैसे जीना ही छोड़ दिया है। रुहानी ने एक लंबी सांस ली और चाय छानते हुए बहुत ही शांत लहजे में कहा, पछतावा गुनाह को कम नहीं करता रिया, और वैसे भी अब उन बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। रिया और आरब एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। रूहानी की बातों में वह पुराना अपनापन तो था, लेकिन एक ऐसी दीवार भी थी जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। वे दोनों खामोशी से बाहर हॉल में आकर बैठ गए। रूहानी जैसे ही चाय की ट्रे लेकर हॉल में पहुंची, दरवाजे पर किसी के साय ने सबको चौंका दिया। वह सौर्य था। उसका सफेद शर्ट पसीने से भीगा हुआ था, आंखें लाल थीं जैसे हफ्तों से सोया ना हो, और चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी। जैसी उसकी नज़र रूहानी पर पड़ी, उसके कदम वहीं जम गए। रूहानी के हाथ में पकड़ी ट्रे हल्की सी डगमगाई, पर उसने खुद पर काबू पा लिया और नजरें झुकाकर मेज पर चाय के कप रखने लगी। सौर्य की आवाज़ भारी थी, रूहानी। सौर्य के मुंह से अपना नाम सुनकर रूहानी का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। उसने ट्रे मेज पर रखी, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थीं। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि सौर्य की उखड़ती हुई सांसें साफ सुनी जा सकती थीं। आरब और रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। बड़ों की मौजूदगी का लिहाज करते हुए सौर्य वहीं रुक गया, वरना उसका मन कर रहा था कि अभी दौड़कर रूहानी को अपने सीने से लगा ले और कभी अलग ना होने दे। सौर्य बेटा, आओ बैठो। रूहानी, सौर्य को चाय दो बिटिया, गोपाल जी ने धीमे से कहा। गोपाल जी की आवाज़ सुनकर रूहानी का हाथ जैसे जम गया। वह चाह कर भी अपनी नजरें ऊपर नहीं उठा पा रही थी। उसने कांपते हाथों से चाय का एक कप उठाया और बिना सौर्य की आंखों में देखे उसे मेज की तरफ बढ़ा दिया। सौर्य की नजर रूहानी के चेहरे पर टिकी थी। वह उसकी झुकी हुई पलकें, उसके चेहरे का पीलापन और उन कांपती उंगलियों को देख रहा था, जो कभी उसका पसंदीदा सहारा हुआ करती थी। उसने धीरे से कप थाम लिया, लेकिन उसकी नजरें अभी रूहानी पर ही थी। अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए। कल रूहानी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। आप भी साथ रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। वैसे भी रूहानी का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा। अगर आप सब रहेंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। गोपाल जी बोले। गोपाल जी की यह बात सुनते ही कमरे में जैसे बिजली कौंध गई। सौर के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। उसकी आंखों में छाई बेबसी पल भर में एक भयानक डर और आक्रोश में बदल गई। तभी त्रिलोक जी बोले, ये तो बहुत अच्छी खबर दी तुमने गोपाल। हमारी रूहानी बहुत सुलझी हुई और समझदार बच्ची है। जिस भी घर में जाएगी उस घर को बांध कर रखेगी। हाँ भाई साहब, संगीता जी ने भी मुस्कुराते हुए बात आगे बढ़ाई। रूहानी जैसी बच्ची तो नसीब वालों को मिलती है। हम सब जरूर उसकी खुशी में शामिल होंगे। आरब और रिया सौर्य की ओर देख रहे थे, लेकिन सौर्य की नजर रूहानी पर टिकी थी। रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, आप सब बैठकर बातें करिए, हम तब तक खाने की तैयारी करते हैं। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। उसने एक बार भी सौर्य की ओर नहीं देखा था। रूहानी के अंदर जाते ही सौर्य को लगा जैसे उसके फेफड़ों से हवा खींच ली गई हो। वह वहीं खड़ा रह गया, हाथ में चाय का वह गर्म कप अब उसे अपनी आत्मा पर लगे घाव जैसा महसूस हो रहा था। त्रिलोक जी और गोपाल जी पुरानी यादें ताजा करने लगे, लेकिन सौर्य की नजर रसोई की उस चौखट पर जमी थी जहाँ से रूहानी अभी ओझल हुई थी। भाई बैठो ना। आरब ने सौर्य का हाथ पकड़कर उसे धीरे से सोफे पर बिठाया। सौर्य मशीन की तरह बैठ तो गया, लेकिन उसके कान रसोई से आ रही बर्तनों की आहट सुन रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रूहानी इतनी सहज कैसे हो सकती है। क्या उसके दिल में सौर्य के लिए अब जरा भी जगह नहीं बची? रसोई के अंदर पहुंचते ही रूहानी की वह नकली मुस्कान गायब हो गई। उसने बेसिन के पास जाकर अपने चेहरे पर ठंडे पानी की छींटें मारी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। क्यों आए हैं आप? उसने बुदबुदाते हुए अपनी आंखें बंद की। रात का समय, रिया को छोड़कर सभी दिल्ली चले गए थे। रिया रूहानी के पास ही रुक गई थी। खाना खाने के बाद दोनों छत पर थे। रात की खामोशी में ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन छत पर बैठी रूहानी और रिया के बीच एक अजीब सी बेचैनी थी। रूहानी रेलिंग से सटकर दूर अंधेरे में चमकती शहर की लाइटों को देख रही थी, जबकि रिया लगातार अपनी सहेली के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। रूहानी, रिया ने चुप्पी तोड़ते हुए उसका हाथ थामा। क्या तुम वाकई खुश हो? कल जो होने जा रहा है, क्या तुम्हारा दिल उसके लिए तैयार है? रूहानी ने एक फीकी मुस्कान के साथ रिया की ओर देखा। खुशी और गम की परिभाषा बदल चुकी है रिया।
हमारे लिए अब उससे बड़ी खुशी हमारे माँ बाप की मुस्कान है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने हमारी ख्वाहिश पूरी की है, हमारा भी उनके प्रति कुछ फर्ज है जो हमें पूरे करने हैं। और रही शादी की बात, तो वो तो कभी ना कभी करनी ही थी। रिया ने रूहानी की आंखों में झांका, जहाँ उसे त्याग तो दिख रहा था, पर वह सुकून नहीं था जो एक नई दुल्हन के चेहरे पर होना चाहिए। फर्ज और ख्वाहिश के बीच तुम खुद को मार रही हो रूहानी, रिया ने धीमे से कहा। भाई ने जो किया, रिया प्लीज, जो हो चुका है उन्हें हम भूल चुके हैं। अब हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। प्लीज हमारा साथ दो। रिया ने रूहानी की आंखों में छलकते दर्द को देखा और समझ गई कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसने बस धीरे से रूहानी के हाथ को दबाया, जैसे वह उसे यकीन दिला रही हो कि चाहे जो हो जाए वह उसके साथ खड़ी है। सौर्य अपने कमरे में बैठा रूहानी का पायल हाथ में लिए उसे एकटक देख रहा था। कमरे में पूरा अंधेरा छाया हुआ था। तभी आरब उसके कमरे में आता है। आरब ने कमरे की लाइट जलाई तो सामने का मंजर देखकर उसका दिल बैठ गया। सौर्य जमीन पर बैठा था, उसकी आंखें सूजी हुई थीं और हाथ में रूहानी की वही पुरानी पायल थी जिसे वह पिछले 6 महीनों से अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रख रहा था। भाई, मम आपको नीचे खाने के लिए बुला रही हैं। आरब ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीमे से कहा। मुझे भूख नहीं है, सौर्य ने कहा। भाई, ये सब करके, इस तरह भूखे रहकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके भूखे रहने से रूहानी का दिल पिघल जाएगा? अरब की आवाज में दुख और गुस्सा दोनों था। सौर ने अपनी लाल आंखें ऊपर की, उसकी आवाज पूरी तरह फटी हुई थी। अरब, साबित कुछ नहीं करना है, बस ये पायल चीख चीख कर मुझे याद दिला रही है कि मैंने क्या खो दिया। कल वो किसी और की हो जाएगी, कल कोई और उसके चेहरे की मुस्कान बनेगा, कोई और उसका हाथ थामेगा। मैं यह सोचकर ही मर रहा हूँ आरब। तो फिर लड़िए ना, आरब चिल्लाया। हार मानकर यहाँ अंधेरे में बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर रूहानी कल किसी और को देखने के लिए तैयार हुई है तो उसकी वजह आप हैं। आपने उसे यकीन दिलाया कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अब जाकर उसे यकीन दिलाइए कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं है। सौर ने पायल को अपनी मुट्ठी में कस लिया। चांदी के घुंघरू उसकी हथेली में चुभने लगे, पर यह दर्द उस दर्द से बहुत कम था जो उसके सीने में उठ रहा था। वो मुझसे नफरत करती है आरब, उसने आज मेरी तरफ देखा तक नहीं। नफरत में भी बहुत गहराई होती है भाई, क्योंकि नफरत सिर्फ उसी से की जाती है जिससे कभी बेइंतहा प्यार किया हो। आरब ने उसे सहारा देकर उठाते हुए कहा। उठिए, हाथ मुंह धोइए और कुछ खाइए। भाई, आपने जो गलती की है उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। आरब की बात सुनकर सौर्य बोला। तुम ठीक कह रहे हो आरब, मैंने जो गलती की है उसे मैं मिटा तो नहीं सकता, लेकिन उस गलती को सुधारने की कोशिश जरूर करूंगा। इस बार मैं रूहानी को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जो गलती मैंने की है उसे मैं दोहराऊंगा नहीं। अब वक्त आ गया है सौर को बदलने का। सौर की आंखों में एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। उसने अपनी मुट्ठी में कसी उस पायल को चूमकर अपनी जेब में रख लिया। वह खड़ा हुआ और सीधा आईने के सामने जाकर रुक गया। उसने अपने बिखरे हुए बालों को सही किया और चेहरे पर जमी बेबसी की परत को पोंछ डाला। रूहानी के घर के बाहर सुबह से ही चहल पहल थी। सरस्वती जी ने रूहानी को तैयार होने में मदद की। रूहानी ने आसमानी रंग का अनारकली सूट पहना था, कानों में छोटे से झुमके और आंखों में हल्का सा काजल। वह सुंदर तो लग रही थी, पर उसकी आंखों की उदासी साफ झलक रही थी। करीब 11 बजे एक सफेद रंग की गाड़ी गेट पर आकर रुकी। निखिल अपने माता पिता के साथ आया था। निखिल एक बैंक मैनेजर था, स्वभाव से शांत और दिखने में काफी शालीन। गोपाल जी ने सबका स्वागत किया। रूहानी चाय की ट्रे लेकर हॉल में आई। उसकी नजर जमीन पर टिकी थी। ये हमारी बेटी रूहानी है। इसने लंदन के बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से ग्राफिक डिजाइनिंग की है और ग्राफिक डिजाइनर भी रह चुकी है। फिलहाल ये पास के शहर में एक स्कूल की टीचर है, गोपाल जी ने गर्व से कहा। निखिल की माँ ने मुस्कुराकर रूहानी को देखा। बहुत प्यारी बच्ची है गोपाल जी, हमें तो रूहानी बहुत पसंद है। बातचीत चली रही थी कि निखिल ने धीरे से कहा, अंकल, क्या मैं रूहानी से अकेले में 2 मिनट बात कर सकता हूँ? गोपाल जी ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों छत की ओर चले गए। छत पर सन्नाटा था। निखिल थोड़ा झिझक रहा था। उसने बात शुरू करने के लिए अपना गला साफ किया। रूहानी जी, दरअसल मुझे आपकी सादगी बहुत। निखिल अभी अपनी बात पूरी कर ही पाया था कि तभी पास पड़ी पानी की बड़ी सी टंकी के पीछे से एक जोरदार आवाज आई। आज हूँ। निखिल डर के मारे उछल पड़ा और 2 कदम पीछे हट गया। ये क्या था? क्या छत पर कोई और भी है?
रूहानी भी हैरान रह गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, टंकी के पीछे से धीरे से एक सिर बाहर निकला। वह कोई और नहीं, सौर्य था। उसके पीछे पीछे आरब भी मुंह पर हाथ रखे बाहर आने की कोशिश कर रहा था। सौर्य के बालों में मकड़ी का जाला लगा था और हाथ में एक दूरबीन थी। अरे, ये टंकी के पीछे इतनी धूल क्यों है? सौर्य ने बड़ी बेशर्मी से बाहर निकलते हुए अपना कोट झाड़ा। निखिल की आंखें फटी की फटी रह गईं। आप कौन है और टंकी के पीछे क्या कर रहे थे? आप जासूस हैं? सौर ने अपना काला चश्मा आंखों पर टिकाया और बड़ी टसन में निखिल के पास जाकर खड़ा हो गया। जासूस? भाई साहब, शकल से मैं आपको जेम्स बॉन्ड लग रहा हूँ। एक्चुअली मैं इनका फैमिली फ्रेंड हूँ। फैमिली फ्रेंड? निखिल ने उलझन में पूछा। बिल्कुल, बल्कि उससे भी बढ़कर, सौर ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा और निखिल के गले में हाथ डाल दिया। एक्चुअली मैं रूहानी का एडवाइज़र हूँ। जो भी नया लड़का इसे देखने आता है, मैं उसकी क्रेडिट रेटिंग चेक करता हूँ। वैसे मैनेजर साहब, ये बताइए, आपका सिविल स्कोर तो ठीक है ना? कहीं बैंक से लोन लेकर भागने का इरादा तो नहीं? रूहानी ने आरब की ओर देखकर गुस्से से कहा। आरब, ये सब क्या हो रहा है? निखिल घबराकर पसीना पोंछने लगा। रूहानी जी, ये आपके दोस्त थोड़े हिल गए हैं क्या? आरब ने पीछे से आकर धीरे से कहा। जी, हिले नहीं है। ये तो आउट ऑफ स्टॉक फीस है। बैंक की भाषा में कहें तो ये वो बैड लोन है जिन्हें दुनिया का कोई मैनेजर वसूल नहीं कर सकता। सौर ने निखिल के कंधे पर हाथ रखा और किसी पुराने दोस्त की तरह बोला। तो मैनेजर साहब, सुना है आप सादगी के दीवाने हैं। वैसे आपको बता दूं, रूहानी की सादगी सिर्फ किताबी है। असल में यह कराटे में ब्लैक बेल्ट है। अगर आप इसे पसंद नहीं आए तो यह आपका क्रेडिट स्कोर तो नहीं, पर आपकी हड्डियां जरूर तोड़ देगी। निखिल घबराकर रूहानी की ओर देखने लगा। क्या क्या ये सच है? रूहानी ये सुनकर बोली। नहीं, आप इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सरस्वती जी ऊपर आई। रूहानी निखिल के साथ आरब सौर्य को वहां देख सरस्वती जी हल्की हैरानी से बोली। अरे सौर्य, आरब बेटा, आप दोनों यहाँ हैं? नीचे संगीता जी आपको ढूंढ रही हैं। और रूहानी बेटा, अगर तुम दोनों की बात हो गई हो तो नीचे आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। जी माँ, रूहानी छोटा जवाब देती है। रूहानी के जवाब देते ही सौर्य ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ निखिल को देखा और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। मैनेजर साहब, संभल कर। नीचे जाकर तुमने गलती से भी इस रिश्ते के लिए हाँ कहा तो तुम नहीं जानते रूहानी तुम्हारे साथ क्या करेगी। निखिल ने डर के मारे घूंट भरा और बिना कुछ बोले सरस्वती जी के पीछे पीछे सीढ़ियों की तरफ ऐसे भागा। आरब भी अपनी हंसी दबाते हुए पीछे हो लिया। उनके जाते ही रूहानी ने आरब की ओर गुस्से भरी नजरों से देखा। आरब, हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर वो बिना सौर्य की ओर देखे नीचे चली जाती है। सौर्य उसे जाते हुए देखता रह जाता है। नीचे हॉल में सब बैठे थे। निखिल अपने माता पिता के पास जाकर ऐसे दुबक कर बैठ गया जैसे उसे कोई सदमा लगा हो। गोपाल जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ निखिल बेटा, बात हो गई? रूहानी पसंद आई तुम्हें? निखिल कुछ बोलता उससे पहले ही सौर्य बड़े ठाठ से हॉल में दाखिल हुआ और सीधा निखिल की बगल में जाकर बैठ गया। निखिल अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह झटके से खड़ा हुआ और बोला। पापा चलिए यहाँ से, मुझे ये शादी नहीं करनी। गोपाल जी और सरस्वती जी भी उठ खड़े हुए। क्या हुआ बेटा? निखिल के माता पिता भी हड़बड़ाकर खड़े हो गए। गोपाल जी, हमें माफ़ कीजिए, हमें लगता है निखिल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कहते हुए वे जल्दी जल्दी बाहर की तरफ निकल गए। उनको जाते देख गोपाल जी और सरस्वती जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये अचानक से क्या हो गया इन्हें? गोपाल जी चिंतित स्वर में बोले। तभी रूहानी उनके पास आकर बोली। पापा, आप फिक्र मत कीजिए, जैसे राम जी की मर्जी। आप चलिए, आराम कीजिए, दवाई भी लेनी है आपको। रूहानी इतना कहकर अपने पापा को अपने साथ कमरे की ओर ले गई। रिया, आरब और उसके घर वाले अब घर के लिए निकल रहे थे। रूहानी आरब और रिया से मिलती है और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। सौर भी गाड़ी में बैठने से पहले रूहानी को देखता है और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है। उससे पहले ही रूहानी वहां से हट जाती है। यह देखकर सौर्य उदास हो जाता है और मन ही मन कहता है। जानता हूँ मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन अब ये सौर्य आहूजा तब तक हार नहीं मानेगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। आज तो बस निखिल भागा है, कल तुम्हारी नाराजगी भी भागेगी। सौर ने खुद से वादा किया और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट हुई और धूल उड़ाती हुई निकल गई। रूहानी खिड़की के पर्दे के पीछे से उसे जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा तो था,
पर दिल के किसी कोने में वह पुरानी हलचल फिर से शुरू हो गई थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।